अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। और सुबह का आगाज़ करना चाहिए दुआओं के साथ, सुबह का आगाज़ करना चाहिए मुस्बत सोच के साथ, सुबह का आगाज़ करना चाहिए इस सब्र शुक्र के साथ कि हमारे पास अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जो रहमतें हैं, जो बरकतें हैं, उस पर हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, जब हम दिन का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे जहनों में जो मुस्बत सोच होती है या जो मनफी सोच होती है ना, वैसे ही हमारा पूरा दिन भी गुजरता है। ये वही सोच होती है जिसकी वजह से हम पूरा दिन जो है वो गुजारते हैं, काम करते हैं। तो मेरा मशवरा ये है, बल्कि मैं हमेशा ही आपसे हर मॉर्निंग में यही कहती हूँ कि जो सुबह का आगाज़ है ना, वो आपने मुस्बत तरीके से करना है। यानी कि आपने ये सोचना है कि जो मॉर्निंग का टाइम है ये बड़ा प्रीशियस टाइम होता है। बहुत सारे लोगों को सुबह के इस वक्त की शायद कदर नहीं होती, लेकिन यकीन करें, जब आप सुबह सो के उठते हैं और जल्दी सो के उठते हैं और जल्दी सोते हैं और आपकी एक रूटीन मेंटेन होती है, तो यही वो लाइफ होती है, यही वो टाइम होता है जिसको आप प्रीशियस टाइम कह सकते हैं। ये आपका सोने जैसा टाइम होता है, यानी गोल्ड की तरह होता है। जो लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठ के अपनी उस सुबह को ज़ाया कर देते हैं, यकीन करें वो ऐसे ज़ाया करते हैं जैसे उन्होंने कोई सोना ज़ाया कर दिया। तो जब आप सुबह उठते हैं, सुबह अपनी सोच का आगाज़ जो है वो मुस्बत तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, अच्छी इंटेंशन के साथ करें, दुआओं के साथ करें और इस सोच के साथ करें और यकीन के साथ करें कि आप जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करता है, अगर आपकी नीयत और इंटेंशन अच्छी है। तो सुबह का आगाज़ करें और अपने सुबह के टाइम को जो है वो ज़ाया मत होने दें। कोई क्रिएटिविटी करें, कोई ऐसा काम करें कि जो आपके और बाकी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड है मी टाइम, मी टाइम। ये तो आज का ट्रेंड है, लेकिन इससे पहले भी और हमेशा हर दौर में जो है ये ट्रेंड इन रहा है। ये ट्रेंड कुछ इस तरीके से है कि दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने आप से सिंसियर हैं और सबसे पहले अगर आप अपने आप से ही प्यार नहीं करते, तो फिर आपका जो है जितना भी काम करना है, जितनी भी कामयाबी है, वो सब बेकार हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना है। हमारे यहाँ जितनी भी ख़वातीन है ना, वो क्या करती हैं कि काम काज में इतना बिज़ी रहती हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हों या वर्किंग वुमेंस हों या फिर वो जिस फील्ड में भी काम करती हैं, बस वो वही काम कर रही होती हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी अपने लिए भी है। आप अपने लिए ख़ुद कितना वक्त निकालती हैं या आप अपने लिए ख़ुद कितना वक्त निकालते हैं, ये मर्दों, औरतों, यूथ, जवान और बच्चों के लिए भी है। कि अगर जो बच्चे हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर अकल और शऊर है, वो अपने लिए मी टाइम कितना निकालते हैं। और ये मी टाइम क्या होता है? ये आपका सोलो एक्टिविटीज़ का टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जिसमें आपके साथ और कोई नहीं होता, लेकिन इस टाइम पर आपने अपने लिए जो भी एक्टिविटी करनी है वो बड़ी पॉजिटिव करनी है। ये मी टाइम आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, चाहे आप इसको सैलून में जाके गुजारें, चाहे आप रीडिंग करते हुए, राइटिंग करते हुए, कुछ क्रिएटिव करते हुए। इस मी टाइम में आप किसी और को शामिल ना करें। इस मी टाइम में आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, इस मी टाइम में आप अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं, अपनी पढ़ाई का ख्याल रख सकते हैं कि आज आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आज आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं या आप कुछ बेहतर तौर पर क्या कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस मी टाइम का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए और अपने लिए टाइम निकालते हैं, यकीन करें उनकी शख्सियत जो है वो बेहतर हो जाती है। मी टाइम से आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल में आ जाता है तो आपकी लाइफ जो है वो खुशगवार मूड में आ जाती है। मी टाइम जब आपके पास होता है, यानी आप अपने लिए दिन में 1 घंटा, 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट या 25 मिनट भी अपने लिए निकालते हैं और जिसमें आप अपने लिए सोचते हैं कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ या मैं अपने आप को खुश कैसे कर सकता हूँ। क्या मैं कोई आइसक्रीम ऑर्डर करके आइसक्रीम मंगा सकता हूँ? क्या मैं कोई मूवी देख सकता हूँ? क्या मैं कोई ऐसी तामीरी बात कर सकता हूँ, कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ कर सकता हूँ जो सिर्फ मेरा मी टाइम हो और उससे मुझे खुशी हो? तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ये मी टाइम रखिए, अपने लिए रखिए, ताकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे। जब आपका हाल ही बुरा होगा तो लोग भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। जब आप खुद खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे कोई चीज़ या खुशी दे सकते हैं। तो ये मी टाइम जो है पूरी दुनिया में अब लोगों ने अपने लिए निकालना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं वो इस मी टाइम का जिक्र बहुत ज़्यादा करती हैं, ये ट्रेंड में भी रहता है। और ये मी टाइम जो है ना, अब इसके हैशटैग्स भी बन गए हैं कि दिस इज़ माई मी टाइम, और लोग सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देते हैं अपनी चीज़ें कि जी ये मेरा मी टाइम है और मैं अपने मी टाइम में जो है ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो बी एक्टिव और
बी इन इट कि आप अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें और ये आपका वक्त आप ही की कामयाबी की ज़मानत है। अच्छा जी, शो में आगे बढ़ते हैं और ज़िक्र करते हैं कि हमारे मुल्क में जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मुल्क के लिए जो है वो काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मुल्क के लिए गानों का नजराना जो है वो पेश कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक आज मैं जिक्र करने लगी हूँ हवलदार लालक जान शहीद का, जिनका आज 26वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सरबरा पाक फ़िज़ाइया, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। लालक जान शहीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे और जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम को लालक जान शहीद की कुर्बानी पर फ़ख्र है, हमेशा याद रखेंगे। लालक जान शहीद का जज्बा आज और आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार है। अच्छा जी, एक और खबर जो मैं आपके साथ में अब शेयर करने लगी हूँ और आगे बढ़ते हुए इस बारे में बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं अब्दुल सत्तार बचानी, वो इंतकाल कर गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल सत्तार बचानी 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल सत्तार बचानी कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल सत्तार बचानी के इंतकाल पर सूबाई वज़रा शर्जील नाम मेमन, ज़िया लंजार, जुल्फ़िकार शाह, निसार खोड़ो और वक़ार मेहंदी ने इजहार अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत की है। तो जनाब, ये तो थी वो ख़बर। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जिक्र करते हैं शहर कायद में मौसम का क्या हाल है। और जो हमारे शहर का मौसम है ना, ओवरऑल 2-3 दिन से, बल्कि पिछले हफ्ते से जो है बड़ा बेहतर है। और अब अलर्ट भी जारी किया गया है कि 5 जुलाई से लेके 10 तारीख तक जो है वो अलर्ट है। तो बारिशें भी हो सकती हैं, तूफ़ानी बारिशें भी हो सकती हैं। और NDMA ने जो है इस हवाले से अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो शहर कायद में बादलों के डेरे, गर्मी की शिद्दत में हो गई है कमी। और आज सुबह भी जो है वो मौसम बड़ा खुशगवार था। आज सुबह का जो मौसम था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज़ बारिशों और सैलाब का जो है वो ख़तरा है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है। अच्छा जी, ये जो मैं आपके साथ में मौसम की खबर शेयर कर रही हूँ ना, इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मौसम है ये ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा है या फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं वहाँ पर जो है तूफ़ानी बारिशों की भी पेशगोई की गई है। और इसी हवाले से ना बहुत सारे लोगों को अब मैं ये कहूँगी कि जब जब आपको बताया जाए कि अलर्ट है तो गैर ज़रूरी आपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। जब जब आपको बताया जाता है कि भाई मौसम की सूरत हाल ये है या फिर साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज है, तो प्लीज़ 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 अपने घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और घरों में रहें। बारिश के मौसम में खंभों की तरफ, तारों की तरफ या फिर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा जी, अब जानते हैं कि ओवरऑल जो वेदर है, आज दिन भर जो मौसम है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जो है वो मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, तो इस हवाले से आपको बताते हैं। और जो मौसम की सूरत हाल है बस थोड़ी सी देर के बाद जो है हम आपको बताते हैं कि जी 11 बजे आज मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे जो है मौसम कैसा रहेगा। सो हियर वी गो नाउ। आपको बताते हैं कि जी जो 11 बजे मौसम है उसका जो दर्जा हरारत है वो कितने सेंटीग्रेड रहेगा। और ऑलमोस्ट जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 38 सेंटीग्रेड जो है ये मौसम रहेगा। इसके अलावा जो है 32 सेंटीग्रेड 11 बजे रहेगा, 33 जो है वो 12 बजे रहेगा, फिर 1 बजे जो है वो 33 रहेगा और फिर 2 बजे जो है मौसम जो है वो 34 सेंटीग्रेड रहेगा। तो जनाब ये है मौसम की सूरत हाल। एंड नाउ अब आपको बताते हैं कि आज की जो अहम समातें हैं, यानी आज जो अहम समातें होनी है सिंध हाई कोर्ट में, वो अहम हेयरिंग कौन कौन सी हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बहुत सारी अहम समातें होती हैं जिनका हम जिक्र करते हैं और आपको बताते हैं कि जी आज सिंध हाई कोर्ट में ये तमाम तर अहम समातें हैं। और इस वजह से लोग अपडेटेड हो जाते हैं कि जो समातें हैं उनके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अच्छा जी, तो सिंध हाई कोर्ट में हफ्ते के पहले रोज़ अहम केसेस की समात होगी। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात
मुआवजात समेत दीगर केसेस पर भी समाअत होगी। ज़मीनों के तनाज़े से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत होगी। मेमार हाउसिंग सर्विस की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत की जो है वो समाअत होगी। इसके अलावा दरख्वास्त गुजारों में हबीबुल्लाह सईद और दीगर भी शामिल हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गई जी हाई कोर्ट की हेयरिंग्स। अब बढ़ते हैं आगे और लेके चलते हैं आपको कुछ इंटरनेशनली न्यूज़ की तरफ। और ये खबर जो है इसने लोगों को बड़ा हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। एलॉन मस्क जो कि कुछ टाइम पहले ट्रंप के साथ साथ उनकी इलेक्शन कैंपेन में बड़ा प्रोमिनेंट थे, अब एलॉन मस्क ने जो है वो नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। और इनकी जो जमात का नाम होगा वो होगा अमेरिका पार्टी। जी हाँ, दुनिया के मुमताज़ कारोबारी शख्सियत और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने एक नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलॉन मस्क ने इस जमात का ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। उन्होंने इसे अमेरिका में राइज 2 बड़ी जमातों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के रिवायती निज़ाम का मुतबादिल करार दिया है। दुनिया के मुमताज़ कारोबारी शख्सियत और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने एक नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये किस तरीके से मुमकिन होगा एलॉन मस्क के लिए, लेकिन ये मुमकिन है भी। उसकी रीज़न ये है कि ये अपनी पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं, जिस तरह हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन में ये ट्रंप के साथ साथ रहे। अच्छा, ताहम फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि आया ये जमात इंतखाबी इदारों के पास बाकायदा रजिस्टर्ड भी है या नहीं है, और ना ही इस पार्टी की क़यादत या तंजीमी ढांचे के बारे में कोई तफसील सामने आई है। बस ये पता चला है कि जी एलॉन मस्क जो हैं वो अमेरिका जमात के नाम से यानी कि अमेरिका पार्टी बनाने जा रहे हैं और ये उनकी होगी नई सियासी पार्टी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में एक और ख़बर शेयर करते हैं। ये है जी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ से रिलेटेड। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो मैच के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक है, वहीं जब हमारे स्टार्स के बारे में इस तरह से खबर सामने आती है ना कि खुदा ना खास्ता वो इंजरी का शिकार हो गए हैं या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो बड़ा परेशानी हो जाती है, टेंशन हो जाती है। जो हारिस रऊफ हैं अब वो हैमस्ट्रिंग जो है इंजरी का शिकार हुए हैं और इसके बायस उनके फैंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और हारिस रऊफ जिस तरीके की बॉलिंग कराते हैं या जिस तरह से उनका स्टांस है या जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो कभी फ़ैन फॉलोइंग जो है उनकी काफ़ी थोड़ी सी उनसे नाराज़ हो जाती है, लेकिन ये हमारे वो स्टार्स होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। और जब इनके बारे में कोई इस तरह की खबर अगर हम सुन लें कि जी हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए, तो होता है थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो जनाब फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जब इस इंजरी का शिकार हुए हैं तो जो मेजर लीग क्रिकेट थी उससे वो बाहर हो गए हैं। हारिस रऊफ की मेजर लीग क्रिकेट में टीम सैन फ्रांसिस्को जो है ने ही ये तस्दीक की थी कि वो अनफिट हो गए हैं, जो उनकी फ्रेंचाइज थी। ठीक है, अच्छा जी, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के मुताबिक हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बकिया मैचेस जो हैं वो मेजर लीग के क्रिकेट मिस करेंगे, जबकि हारिस रऊफ मेजर लीग क्रिकेट के सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं। ये भी एक लॉस हुआ है उनको। अच्छा जी, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी शमूलियत के इम्कानात अब नहीं है, जाहिर सी बात है क्योंकि उनको इंजरी हो गई है। अच्छा, हारिस रऊफ ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए हैं। तो ये तो जनाब हारिस रऊफ के बारे में एक खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि अमेरिका में टेक्सास में जो है वो तूफ़ानी बारिशें हैं और इसके बायस जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा क्योस है। खुद ट्रंप ने भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐलानात किए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिश और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और एक कॉन्सर्ट समेत 41 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जो है वो जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैलाब से मुतासर रियासत टेक्सास की जो काउंटी है उसको आफत ज़दा करार दे दिया है। लापता अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियाँ और ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जबकि पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला जा रहा है। अमरीकी रियासत टेक्सास में मुख्तलिफ इलाकों में मकानात और गाड़ियाँ कई फुट पानी में डूब गई हैं, जबकि जो दरख्त गिरे हैं उससे वहाँ पर जो रास्ते हैं वो भी बंद हो गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारी कि जो रास्ते हैं ये बंद हो गए हैं, पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए निकाला जा रहा है। तो ये तो जनाब हालात हैं वहाँ पर टेक्सास में और ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पर शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर दीगर स्टोरीज जो है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। मेयर कराची का मुहर्रमुल हराम के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। नश्तर पार्क और शहर के दीगर इलाकों में मजालिस और जुलूसों के पुरअमन इनेकाद पर मेयर कराची का इजहार इत्मीनान। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों की फरहमी और मौसर ड्यूटी को भी मेयर कराची ने सराहा। शहरियों, मुंतजमीन, मीडिया और दीगर इदारों के ताउन पर मेयर कराची का शुक्रिया। मिलजुल कर ही हम अमन कायम रख सकते हैं, मेयर कराची का ऐसा कहना है। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने, और हमारे साथ सीनियर करस्पॉन्डेंट जो हैं महराज भाई वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? अशरफ भाई, जिस तरीके से कल पुरअमन तौर पर तमाम तर चीज़ें हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं पर हमने देखा कि सिटी 21 ने लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को आगाह किया। मैं चाहूँगी कि सिटी 21 की जो कवरेज थी और जो सारा कुछ हमने कवर किया उस हवाले से आप नाजरीन को बताएं, क्योंकि नाजरीन देख भी रहे थे, लेकिन क्योंकि आप फील्ड में मौजूद थे और आप सारे लोग खुद वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था 9-10 मुहर्रम, और उसके लिए पूरी प्लानिंग करके पूरी टीम जी हमारी, चाहे कोर्ट की टीम हो, जनरल टीम हो, ये वो 30 रिपोर्टर की टीम जो है ऑन फील्ड थी और मुख्तलिफ़ जगहों से हम कवरेज कर रहे थे। और माशाल्लाह से कहा जाए कि अगर सिटी को एज इस शहर का चैनल की हैसियत से हमने पूरा एक एक एंगल तमाम ज़िला में जो छोटे छोटे ताज़िए थे, छोटे छोटे जुलूस थे, उसके अलावा बड़े जुलूस थे, और लाइव कवरेज की पूरी कोशिश की हर मुमकिन, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग होते थे, वहाँ टीमें मूव करते थे। सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस थी, जिसे कहते हैं रुकावट, हमें क्या थी कि हमारी जो कनेक्शन का जो था इशू था, और अगर हमारा कनेक्शन का इशू नहीं होता तो हम इसको जो है ना इसका पेज जो है ना 200% कर देते। सही, क्योंकि हमारा ये था जैसे मिराज साहब और उनकी टीम जैसी थी ग्राउंड पे। अब ये जो है 9-10 मुहर्रम में टोटल अगर देखा जाए तो आपका निश्तर पार्क से पूरा टावर तक पूरा कवर कर रहे थे। तो जगह जगह कंट्रोल रूम थे, वहाँ जाते थे, फिर अंदर जाते, क्योंकि हमारी टीम को भी बैकअप चाहिए था। हमारी जो लेडी रिपोर्टर्स हैं वो भी फील्ड में उतरी हुई थी, तमाम जो लड़के रिपोर्टर सारे जो है हर बीट के वो उतरे हुए थे। हमने जो लाइव सोर्सेस हमारी वो हर जगह पे हम कवरेज कर रहे थे, और हमने इवन के लोगों को ग्रुप में बोला कि अगर आपके इलाके से भी अगर वो निकल रहा है, कोई जुलूस निकल रहा है, तो उसके लिए हमें बताएं तो हमारी टीम जाएगी। तो इवन के 2 दिन मतलब बहुत वो रहा है टाइट, तो जिसमें हम 3-4 बजे तक कंटिन्यू जो है हमने काम किया है। उसके बाद जो क्लोजिंग थी हमारी, तो उसमें हमने जो बताया सारा, तो 1 घंटे तक हम लोग लगातार पूरी टीम के साथ, मतलब हम खुद जो है कल जब क्लोजिंग हुई और वो जुलूस इख्तिताम होता है खारा दर्द की तरफ, तो वहाँ से फिर हमने पूरा क्लोजिंग किया 7 बजे से 8 बजे तक। तो उसमें पूरा बताया हमने किस तरीके से कवरेज की। मेन ये कि जो टारगेट था बहुत स्ट्रॉन्ग था, कराची शहर बहुत बड़ा शहर है, 7 ज़िला। इवन कि अगर आप देखें कि वो तो सही है कि नुमाइश से लेके आप टावर तक जा रहे हो, यानी खारा दर तक था वो, उसके साथ जो स्पेल देखें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आपको शाह फैसल से, मलीर से, फिर इसके अलावा लियाकताबाद से, फिर रिजविया से, सब जगह से छोटे छोटे जुलूस आके मर्ज होके वो एक जगह पे आए। अब आप सोचें कि कोई आप आर्टरी देख रहे हैं, हार्ट को मतलब मुख्तलिफ आर्टरी से निकले, मुख्तलिफ आर्टरी से आके वो एक हार्ट में जब वो पहुँच रहे थे, तो उसको हमने वो अलग फोकस कर रही थी टीम, मुख्तलिफ इलाकों में वो भी फोकस कर रहे थे। तो कोशिश ये हुई, और सबसे बड़ी जो मुझे खुशी ये हुई कि जब हमने देखा तो जो मुख्तलिफ इदारे थे उन्होंने जो है हमारे चैनल को अपने मॉनिटरिंग पर रखा हुआ था, जिसमें पुलिस ले लें, ट्रैफिक पुलिस ले लें, उसके अलावा तमाम जो ये 9-10 मुहर्रम में, तो उन्होंने भी अपने जो चैनल उनके चलते हैं उस पर भी सिटी 21 लगाया हुआ था, कि माशाल्लाह से हम लोग 4 या 5 जगह से एट अ टाइम लाइव सोर्स के साथ हम दिखा रहे थे। और जो बेस्ट कवरेज है, जिसे मैं कहूँगा इस शहर में कोई भी चैनल करीब नहीं आने दिया, क्योंकि टारगेट मिला था। तो हमने पूरी टीम को, इवन के हमारे कैमरामैन हो गए, आपके हमारे DSNG के ऑपरेटर हो गए, मतलब कि एक्सट्रीम होके काम किया है, 12-12 घंटे काम किया है। और उसमें देखा जाए कि लगातार कंटिन्यू, क्योंकि दूसरी टीम आ रही थी, क्योंकि कनेक्शन नहीं हो रहा था, तो टीम को मूवमेंट करने में मसला हो रहा था। तो सब ने बैठ के बहुत ज़बरदस्त काम है। बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, और ख़ास तौर से मिराज साहब। मिराज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल जी, भरपूर ऑपरेशन था, और 2 दिन समझ लें कि 2 दिन जो है वो जाहिर सी बात है पूरी टीम जो है वर्क करती रही है। हमारे सारे ही रिपोर्टर्स जो है वो फील्ड में थे। अच्छा, सारा देखिए सबसे बड़ा मामला तो ये होता है कि 1 महीने पहले से ना प्लानिंग शुरू हो जाती है। जब आप ये मुहर्रम का इवेंट आता है, खासतौर पे 8, 9, 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस होते हैं, तो बहुत बड़ी
जो है जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी इंसानियत पर भी। जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल ठीक तो है। हमने इसमें देखा कि भी रेंजर्स की जानिब से भी मीटिंग्स की गई, उलमा इकराम को भी बुलाया जी। गया, इलाके के जो काफी मौजूदीन पहले से थे, इस हवाले से उनको उलमा लिया- इकराम ऑन की बोर्ड और लिया इसकी गया, जी, जी, भी ज़िले मीटिंग इंतजामिया हुई को थी। ऑन बोर्ड लिया गया, जी। तो सब लोग एक पेज पर थे। और उसमें फिर फ़ायदा ये हुआ कि अमूमन देखते हैं ना कभी जुलूस लेट भी हो जाता है, जी, और जी। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा ख़ासतौर पर आशूरा के जुलूस में कि जो निश्चित पार्क में मजलिस होती है मरकज़ी, वो भी ऑन टाइम हुई। सही। अच्छा, उसके बाद इतनी सुबह जल्दी ही वो लोग जो है जुलूस बरामद भी हो गया। सही। और आप समझ लें कि अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो 5:30 बजे जुलूस ख़त्म हो चुका था। सही। अब उसकी टेल पर जो मौजूद लोग थे जो कि नुमाइश की तरफ रुके हुए थे, जी, वो जी। तो मौजूद थे, लेकिन मेन जो मरकज़ी जुलूस था उसका जो हेड था वो 5:30 बजे जो है जी वो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में एंटर कर गया था। जी, जी। अब हम उसमें ज़ाहिर सी बात है हर तरह से कवरेज कर रहे थे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बहुत सारी जगह पे बने थे, जी। मॉनिटरिंग रूम जो थे बहुत सारी जगह पे बने हुए थे। तो हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हम मौजूद हों। सही। तो हमारे वज़ीर आला लोग सिंध ने भी इसका विजिट किया था। बिल्कुल सीएम ने विजिट हाँ, किया, सही। आपके जो मेयर कराची है उन्होंने विजिट किया, जी। आईजी सिंध बार विजिट करते रहे हैं, डीआईजी सही। ट्रैफिक और अपना कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ये बार विजिट करते रहे हैं। जी, जी। पीपल्स पार्टी के अरकान भी बहुत सारे वहाँ पर आए हैं, और माशाल्लाह बड़ा ही स्मूथली जो है ना, बस शुक्र ये अदा करना चाहिए कि इतना स्मूथली जो है ना काम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो है अमन के साथ, हुआ। सलामती के और साथ वाकई सारी जो चीज़ें। अब अगर तारीफ़ें हो रही हैं कराची पुलिस की, देखिए कराची पुलिस के मामलात हम तो एक ही पहलू तो देखते ही हैं कि जी वो जो माशाल्लाह हैं, जी, जी, जी। ठीक है ना, अब उसमें तो खैर चलती है, आज नहीं बोलेंगे हम वो। जी। तो आज यह है कि चले उनकी भी तारीफ़ हो रही है, क्योंकि हमने ये देखा कि हम अपनी जगह पे काम कर रहे थे, सब लोग अपनी जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन एक बात मानने वाली है जी। कि पुलिस की भी नींदें उड़ी हुई थी। जब पुलिस तो- अच्छा काम करती जी। है तो डेफिनेटली हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, हमारी पुलिस है। लेकिन यूजुअली यही है कि हम पुलिस से इसी तरह के काम की तवक्को करते हैं कि हमारी पुलिस जो है एक्टिव होके अवाम की भलाई और बेहतरी के लिए काम करे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूज़ आपके साथ में शेयर करते हैं। ये न्यूज़ हम 1 दिन 2 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन फाइनली अब इस न्यूज़ के ऊपर जो है वज़ीर आला सिंध इजलास बुला लिया है, और जो नबील कबूल साहब हैं उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की है। और ये जो मामला है लियारी में, लियारी की उस इमारत का मामला है जो कि ज़मींबोस हुई और जिसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए। अच्छा जी, जो नबील कबूल साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी आज के दिन जो है वो मीटिंग रखी गई है, और वो इस हवाले से यही कहते हैं कि जो सईद गनी साहब है उन्होंने यही कहा कि भाई अवाम जो है, हम अवाम को नोटिस देते रहते हैं लेकिन अवाम भी मजबूर हैं, वो कहाँ जाएँ, इन इमारतों को खाली नहीं करते हैं। लियारी की उस इमारत का ये मामला है। अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये मनाजिर भी सबसे पहले जो है वो जब जैसे ये खबर आई थी तो हमने ये मनाजिर आपको दिखाए थे, ये सिटी 21 ने ब्रेक की थी खबर। इस वक्त भी आप देख सकते हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर ये मनाजिर हैं। अच्छा, ये वो मनाजिर हैं जिसमें लोगों की बेबसी भी नज़र आती है। ये वो मनाजिर हैं जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मनाजिर हम आपको अभी दिखा रहे हैं, इसमें लोग कितने बेबस होते हैं कि वो अपने घरों को छोड़ भी नहीं पाते, और फिर जब इस तरह के हादसात होते हैं तो ये बात सामने आती है कि जी इनको नोटिस दिए थे लेकिन किसी ने सुना नहीं या किसी ने घर खाली नहीं किया, जबकि वहाँ के जो मकीन है ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि वो ये कहते हैं कि उनको इस तरह का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। 13 ख़ानदान वहाँ पर जो हैं वो आबाद हैं, और उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर किए। अशरफ भाई, ये मसला कब ख़त्म होगा? आपको याद होगा कि आज से 3 से 4 महीने पहले, मेरे ख्याल में रमज़ान से भी पहले, अशरफ भाई ने इस बारे में बात की थी कि ये जो मसला है खाली या मखदूश इमारतों का जो मसला है, यहाँ से लोगों को निकालना चाहिए, इनकी बिल्डिंग करनी चाहिए। लेकिन अब जो है वो नबील कबूल साहब जो हैं उन्होंने भी काफ़ी तनकीद की है सईद गनी के ऊपर, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है सईद गनी साहब। उन्होंने भी यही कहा है कि जी आवाम को कहा जाता है लेकिन आवाम घर खाली नहीं करते। ये मसला क्या है? अब तो आंखों के सामने इतना बड़ा जानी नुकसान हो गया, अब तो हम खुद देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से जो है वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। लेकिन और इसमें से भी जो फैमिली है एक, वो अभी भी 2 से 3 दिन हो गए वो दरबदर है, उनको कोई जगह मुतबादिल जगह नहीं मिली। देखिए सब एक चीज़ समझनी होगी, कराची जो है यानी 50% कच्ची आबादी पे मुश्तमिल है, और 50% आप कंक्रीट नज़र आता है जो इलाके पक्के घर हैं, जैसे जहाँ हम लोग रहते हैं वो पक्के घर कहलाते हैं। लेकिन कराची शहर 50% इलाका कच्ची आबादी है जहाँ पे अनप्लान जो है काम हुआ है। ये जो बिल्डिंग गिरी है लियारी में, बगदादी में, इसकी अलग स्टोरी है ना। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया वो सारा, तो पहले ये था कि इन्होंने 2022 से नोटिस दिया। सही। जो पहला नोटिस दिया था कि ये ख़तरनाक बिल्डिंग है, तो आप इसका 3rd फ्लोर, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 3rd फ्लोर इसको आप तोड़ें और नीचे से इसको स्ट्रॉन्ग करें। 2022 में पहला नोटिस दिया।
अब उसके बाद क्या हुआ कि 2022 का जो नोटिस गया तो उसके बाद नई स्टोरी सामने आई कि 2023 में वो गए देखने के लिए, जो 3rd फ्लोर तोड़ के बनाने का कहा था तो उन्होंने 3 फ्लोर और डाल दिए, यानी कि ग्राउंड प्लस 3 था वो, 200 गज की जगह थी और उसके ऊपर 3 फ्लोर और डाल दिए। फिर इन्होंने नोटिस दिया कि भाई ये तो आपकी, तो हम तो ये कह रहे थे 3 फ्लोर बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला है। अब उन्होंने फिर लोगों को भेजा वहाँ पे जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, माशाल्लाह से उसकी कारकर्दगी तो आपको पता है कि 5 लाख% है, ज़बरदस्त काम करने में, क्योंकि करप्शन का गढ़ कहा जाए, ऑन स्क्रीन में बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी इदारा हो या वो, अगर कहीं करप्शन देखनी तो SBCA में देखें आप। इस शहर में जितना पोर्शन माफिया है बाय लॉ इलीगल है। इस शहर में जितनी भी आपकी 200 गज से ऊपर, जो आपने 200 गज का जो अगर आपका एरिया उससे ऊपर अगर ग्राउंड प्लस 2, 3 बना हुआ इलीगल है। ये लॉ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो लॉ पढ़ के, जो इनको चाहिए कि शहर के हर इजला में वो बैनर लगाएं SBCA कि ये 200 गज की जगह है, इसमें ग्राउंड प्लस 1, ग्राउंड प्लस 2 और इससे ऊपर बनेगा तो हम तोड़ देंगे। इंतबाह जिसे बोलते हैं ना, आपने देखा होगा पूरे शहर में लगा देते, कैमरे की आंख आपको देख रही है तो लोग डरते हैं। तो आप इस तरीके से पूरे शहर में एक बैनर लगाएं और बैनर लगाएं तो अपना कवानीन सामने लगाएं कि आप यहाँ पे इंटर हुए इस इजला में, और इस इजला में SBCA ये कह रहा है कि 200 गज से नीचे। अब आपको बताऊं कि जब ये बिल्डिंग गिरी है, यानी कि आप सोचें कि ये यूं नहीं गिरी है, ये जो एक एक करके जो पिलर कमज़ोर थे उस पर वज़न डाला तो 1 2 3 4 5 6 छतें ड्रॉप हुई हैं। अब आप समझिए कि 27 कीमती जानों का ज़या हुआ है, लोग ज़ख्मी हुए हैं, लोगों के सर फटे हैं, जो ऑपरेशन में, ट्रामा सेंटर में, कहाँ कहाँ अलग जगह इलाज हो रहा है। अब ये है कि इसके साथ ही सबा ये बताऊं, जब हम ये खबर दे रहे थे तो हमारी टीम ने दिया कि वहाँ पे एक और बिल्डिंग है माशाल्लाह से, जो 60 गज पे 7 फ्लोर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 60 गज पे 7 फ्लोर खड़े किए हुए और उसमें दरारें पड़ी हुई, और उन्होंने नई बिल्डिंग बना के उन्होंने एक एक जो पोर्शन है 50-50 लाख में बेचा हुआ है। अब जब वहाँ गए, जो फैमिलियाँ थी वहाँ पे, उनको जब हम मीडिया पे आ गई, क्योंकि एक बिल्डिंग गिरी हुई थी, अब वहाँ जो बच्चे, औरतें, मर्द, उन्होंने कहा भाई हमने तो पैसे दे के लिया है तो आपने क्यों नहीं देखा। मेन ये है कि शहरियों को भी देखना चाहिए, एक मतलब एक कॉमन सेंस है, अल्लाह मियाँ ने दिमाग दिया हुआ है। 60 गज पे आप 7 माले देख रहे हैं, खंबे नुमा बिल्डिंग खड़ी हुई है, और उस खंबे नुमा बिल्डिंग में आप जाके रह रहे हैं। आप 60 गज भी दी हुई है, उसे कमरे भी बनाए हुए हैं, ट्रेन के डिब्बे जिसे होते हैं ना, आप ट्रेन में सफ़र किया होगा, अब सीधे सीधे रूम है। अब यहाँ घर में इंटर हुए, यहाँ पे आपका एंट्री हुई, यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा गेस्ट रूम बना दिया, यानी कि ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं, उसके बाद आपने एक कमरा दे दिया, एक कमरा दे दिया, आखिर में वो किचन दे दिया और 7 फ्लोर लगा दिए। अब मसला ये है कि SBCA क्या कर रही थी, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे। अब अगर जो भी इसके पीछे माफिया है, तो अगर आप देखें ना कि 60 गज पे 7 माले अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब ये तो नामुमकिन है ना 60 गज पे। क्या अलाउ है, कितनी मंजिला इमारत बन सकती है, नहीं बन सकती, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। भाई देखिए, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाते हैं। ठीक है, और ये जिम्मेदारी है भी हुकूमत की, रोटी कपड़ा और मकान देना। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं जी। और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, कराची का शहरी हूँ, तो मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम है उसने उसको हल करना है। ठीक है, हमारे यहाँ मामला ये है कि इस वक्त पूरा कराची जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का जंगल बन चुका है। ठीक, अच्छा, एक इमारत को बनने में ना वाइट कॉलर क्राइम है ये, इसको मैं वाइट कॉलर इसलिए कह रहा हूँ कि एक जुर्म वो होता है जब डाकू ने किसी को लूटा और मिनटों के अंदर, सेकंडों में केस खत्म हुआ, भाग गया, वो निकल गया, सही, क्राइम सीन भी खत्म हो गया जी, अंधेरा था जी, कैमरे काम नहीं कर रहे थे। वाइट कॉलर क्राइम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, क्योंकि एक इमारत जब इलीगल बनेगी तो वो कम से कम 70 साल और 60 साल आपको खड़ी हुई नजर आएगी कि यार ये इलीगल बनी हुई है। सही, ठीक है, तो ये वाइट कॉलर क्राइम है कि आपका जुर्म, आपने जो गफलत बरती, जो आपने करप्शन की, उसका सबूत 70 साल तक सामने खड़ा हुआ है। और ये हमारे लिए जो है ना इतनी बड़ी बात है कि वो जुर्म 70 साल तक सामने खड़ा हुआ है, और मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, जिनको देखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उस पर कुछ नहीं होता। और उन 60-70 सालों में भी उन लोगों के लिए कोई मुतबादिल फराहम नहीं किया जा पाता। देखिए, मुतबादिल के मसले हैं। हाँ। मुतबादिल, देखिए कुछ रियलिटी भी होती है जी। बात यह है, आपने देखा कितनी बेतरतीबी है उसमें, कोई तरतीब आपको कहीं नजर आ रही है? 80 गज पे, 60 गज पे 7 मंजिला, 6 मंजिला, आप अगर लियारी में सफ़र करें तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ हर 80 और 70 गज के और 90 गज के प्लॉट पर कम से कम 7 मंजिला बिल्डिंग है।
यही हाल इस वक्त हुआ है लियाकताबाद का 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक हर गली के अंदर इसी तरह के टावर, डंडा टावर खड़े हुए। ठीक है, इनको हम यही कहेंगे भाई 6 महीने के अंदर जो है वो 6 मंजिला और 7 मंजिला बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है, बिक्री निकल रही है। भाई 6 महीने तक कोई तो आ रहा होगा, देख रहा होगा, तो भाई जिसकी जिम्मेदारी है। अब वो मुबैना तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो लथपथ है करप्शन के मामलात में। और अशरफ भाई ने जो बात कही कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो करप्शन हो रही है, हम पुलिस को बोलते हैं कि भाई इसने 500 ले लिए, इसने 1000 ले लिए, वहाँ लाखों रुपए रोज़ का मामला है और रोज़ाना की बुनियाद पर इमारतें बन रही हैं। शहर का कोई भी आप इलाका उठा लें, ईस्ट उठा लें, वेस्ट उठा लें, साउथ उठा लें, ओल्ड सिटी एरिया उठा लें, कोई पूछने वाला नहीं है। और पूछने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अफसरान हैं वो इतने बासर हैं कि वो बरसों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, उनको आशीर्वाद हासिल है हुक्मरान जमात की, और एक बहुत बड़ा अमाउंट वो इसी शहर से बिल्डर माफिया से उठाते हैं। और बिल्डर माफिया से उठाने के बाद उसको जाहिर सी बात है आगे बढ़ाते होंगे वो। लेकिन इस सारे प्रोसेस में मर गया गरीब। कि फर्ज कर लें कि मैं हूं और मैंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा के 1 करोड़ का या 50 लाख रुपए का एक फ्लैट मैंने बुक किया और ये सोचा कि या अल्लाह आपका शुक्र है मैंने अपने बच्चों के लिए छत कर ली है। ठीक है, और उसके बाद 6 महीने बाद अचानक एक नोटिस मुझे मौसूल होता है कि जनाब ये तो मखदूश इमारत है, किसी वक्त भी कर सकती है, आप खाली कर दें। अब आप मुझे बताइए कि मैं एक आम आदमी की हैसियत से कहाँ खड़ा हूँ? मैं अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा चुका, कर्ज भी ले चुका लोगों से, अब मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाएंगे? ठीक है, सही बात है। ठीक है, अगर अब मुझे खतरा है और मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं ज्यादा इंसिस्ट ये करूंगा भाई ठीक है अब जीना बनना मेरा तो यही है, मैं तो नहीं जाता यहाँ से, नहीं जा सकता। लेकिन उस वक्त जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस वक्त जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि वो आपको कोई नेमुल बदल ऐसी जगह दे दे, भले आरसी दे दे। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको फ्लैट खरीद के दे दो, कोई भी नहीं दे सकता, पैसे ही नहीं होते इनके पास। सही, बिल्कुल ठीक है। आप उसको नेमुल बदल कोई जगह दें, उसको वक्त दें कि भाई तुम जब तक एडजस्ट हो जाते हो हम तुम्हें रिहाइश भी देते हैं। लेकिन करे कौन? इस वक्त कराची में जो 550 के करीब मखदूश इमारतें हैं, ये कोई आज की लिस्ट नहीं है। अगर आप SBCA के अफसरान से हम बात करें या DG SBCA साहब खोड़ो हैं उनसे हम बात करें तो ये वो है जो गुज़श्ता 20 सालों से ये लिस्ट घूम रही है। मतलब इसको बनाने वाले अफसरान रिटायर भी हो चुके हैं। आशकार दावर साहब थे आखिर में DG SBCA होकर रिटायर हुए, इसके इंचार्ज थे वो। तो उनसे जब मेरी बात हुई थी आज से कुछ 6-7 साल पहले, तो उन्होंने बताया था कि जी 20 साल से ऐसे लिस्ट है और हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उन 550 इमारतों में से कुछ ही इमारतें ऐसी हैं जिनको खाली कराया गया है। ठीक है, बाकी इमारतों में अभी भी लोग मकीन हैं। उन्हीं में से बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो आपके कुछ सरकारी इदारों के जरिए इस्तेमाल भी हैं। ये भी मैं आपको बताऊं। अशरफ भाई, इसका कंक्लूजन क्या है? क्या बस वन लाइनर इसका कंक्लूजन बता दें कि ये मसला कैसे सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सिंपल चैलेंज है। देखें इस शहर में जैसे मैंने बताया 50% कच्ची आबादी, और कच्ची आबादी में जो बताया इन्होंने मेराज साहब ने, ये एक दो नहीं हो रही है। सिर्फ लियारी में अभी भी 107 बिल्डिंग हैं। कितनी? 107। सही। वो किसी वक्त भी ऐसे हादसा कर सकती हैं। जो एक बिल्डिंग गिरी है जिसमें 27 कीमती जाने गई हैं, 14-15 लोग जख्मी थे। मतलब अब आपको क्या बताएं कि हम स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाते हैं। बच्चे और ख़वातीन ये सब जो दब के जब निकली इलाज तो देख के आदमी की जो है ना नींद उड़ जाती है। सही। मगर इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। मतलब आप मीडिया पे जब खबर चलेगी तब जागेंगे। मतलब एक लॉज है, मैं बताऊँ, एक कैंटोनमेंट एरिया 40%, 60% आपका शहर का है। उस 40% में आप ग्राउंड +1 और आप जरा हेली शॉट उड़ाएं वहाँ पे, DHE की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ देखें कैसे प्रॉपर सारा ये आपकी जो एरिया कितना कवर्ड एरिया ये हो, और बाकी इन एरिया में जाएं तो बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, यानी खंबे हैं। मतलब आप अगर लेट सपोज दरख्त लगाते हैं, दरख्त लगे हुए तो आप जंगल नुमा समझते हैं कि कैसा लगता है कि भाई दरख्त लगे हुए इधर बिल्डिंग्स का जंगल बना हुआ है। अब ये बिल्डिंग का ऐसा जंगल है कि चलने की जगह नहीं है। मतलब आप बाइक लेके जाएंगे बिल्डिंग, मैं लियाकताबाद की बात कर रहा हूँ, लियारी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाएं तो बाइक भी जो है ना इतनी करीब करीब बिल्डिंग है कि हैंडल टकरा रहे होते हैं, लोग वहीं से निकल कर आते हैं। ये वो कंसर्न है कि इनको बैठ के जो भी अगर ये हो रही है मीटिंग तो 500 बिल्डिंग का जो करना है तो फैसला करके उठे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कंसर्न है जिसमें अगर इन बिल्डिंग्स का फैसला करना है तो प्लीज फैसला कर ले, वरना लोग इसी तरह से जानों से जाते रहेंगे, सिर्फ खबरें चलती रहेंगी, नोटिस आते रहेंगे,
वहाँ पे जो मुतासरा लोग हैं वो अपने बयानात देंगे, यहाँ के जो काम बाला हैं वो अपनी बात करेंगे, लेकिन मसला वो ये कि गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ। बहुत शुक्रिया अशरफ भैया हमारे शो पे आए, मेराज भैया हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें, और बात होगी आज शुगर के हवाले से भी कि क्या शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं, इस पे होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हम अब जो बात करने जा रहे हैं वो बात है जी शुगर पेशेंट से रिलेटेड। और शुगर जो है वो बड़ा कॉमन है, और ये जो डायबिटिक पेशेंट है ये जो होते हैं ना, ये अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं, ये अपने आप को इस तरह से समझने लग जाते हैं कि बस ज़िंदगी में अब ये आगे कोई काम नहीं कर सकते, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई और चीज़ें नॉर्मल लाइफ की तरह एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन ये किस हद तक मुमकिन है कि आप आपकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं डायबिटिक पेशेंट होते हुए भी, और किस तरीके से आप अपनी इस डिज़ीज़ को जो है वो ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस बारे में जो है वो बात करेंगे। आज हमारे साथ जो हैं डॉक्टर निदा शकील मौजूद हैं, और फिर हमारे साथ जो हैं वो तबीबा नज़ा शेख भी मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ। ये बताइए कि इस तरह के पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं और मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ऐसा फील करते हैं कि बहुत डाउन फील कर रहे हैं अपने आप में, और उनको लगता है कि अब तो वो डायबिटिक हैं और वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते उन एक्टिविटीज़ को जो पहले करते थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि शुगर पेशेंट भी अपनी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से गुजारते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स को हटा दिया गया है डायबिटिक पीपल, हाँ ठीक है, ताकि क्योंकि इतनी कॉमन है, हर 4 में से 1 अफराद को प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ पाकिस्तान में है। सही। अब दुनिया भर में इतनी कॉमन है कि अब उनको हम पेशेंट्स नहीं कहते, सही। हम कहते हैं पीपल। सही। तो ताकि उनको ये फील ना हो, हाँ। और ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को डायबिटीज़ होती है तो उनको ऐसा सही। लगता है कि हम पेशेंट हैं, दूसरे लोगों से अलग हैं। हाँ। तो अगर इन लोगों की बात करें तो इनको जो चीज़ें मना होती हैं, या इनको जो चीज़ें हम मना करते हैं कि ये ना खाएं वो ना खाएं, वो हमें भी मना होती हैं। जो एक नॉर्मल इंसान है, एक आम इंसान है, उसको भी मना होती हैं। तो अपने जहन पे कहीं सवार ना करें कि चीनी हमें नहीं खानी, किसी को भी नहीं खानी चाहिए। तो लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप वसीम अकरम की मिसाल ले लें, फवाद खान की मिसाल ले लें, सर पे सवार करेंगे तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी। तो इट्स अ डिजीज़, यस, बट इट्स अंडर कंट्रोल। इसके साथ आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि ठीक है, अगर वो डायबिटिक हैं तो अब उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी, फ्रूट्स नहीं खाने, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन लोगों को ये किस तरह से बताया जाए कि अगर आप डायबिटिक हो भी गए हैं, अगर आप जो है वो ये कहना चाहिए कि अब जिस तरह से डॉक्टर निदा कह रही हैं कि जी अब ये तो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, ये तो डायबिटिक पीपल हैं, ताकि जो है ये अपने आप को बिल्कुल आम जैसा ही महसूस करें। क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए डॉक्टर साहबा कि ये लोग कंटिन्यू करें और अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, और जो माइंड गेम्स होते हैं, जो मेंटल गेम्स होते हैं, जो एंजॉयमेंट होती है लाइफ की, उसके करीब तर लेके आएँ? सबसे पहले तो अपने शुगर को कंट्रोल में रखें। सही। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, मौलिद से आप मिलते हैं हर 3 से 4 महीने, 6 महीने पे, तो आपकी अगर शुगर कंट्रोल रहती है, यू कैन ईट एवरीथिंग इन एतदाल। सही। ठीक है, एतदाल में आप हाँ। सब चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है, चख भी सकते हैं, मीठा भी चख सकते हैं, मगर वो एतदाल के अंदर, दैट्स इट। तो पहले तो ये फील ना करें कि हम नहीं खा सकते। हर फ्रूट खा सकते हैं अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड हो तो। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहला एम है कि आप अपनी शुगर कंट्रोल करें। सही है। उसके बाद हर एक्टिविटी, जैसे कि क्रिकेट से लेकर एवरीथिंग यू कैन डू, बट शुरुआत में जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो अपनी शुगर को पहले करने से पहले एक्टिविटी और करने के बाद जब आप चेक कर लेंगे 2-4 दिन, हफ्ता भर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्टिविटी मेरी शुगर को कितना आगे पीछे करती है। या मेरी शुगर ये खाने के बाद या खाने से पहले कितनी रहती है। तो एक इंसान को खुद ही पता लग जाता है कि मैं अगर 1 घंटे की एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो उससे पहले मुझे शुगर चेक करनी है, और ये सर पे सवार नहीं करना है। ये एक रूटीन आपका एक वो होगा जो आप हफ्ते 2 हफ्ते करेंगे, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आपको शायद
शायद बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, उसकी डाइट अलग होती है, उसका लाइफस्टाइल अलग होता है, उसकी जो हैबिट्स हैं वो अलग होती हैं। कुछ लोग सुबह में वॉक करते हैं, कुछ लोग खाने के बाद वॉक करते हैं। तो हर बंदे को मैं ये नहीं कह सकती कि जी आप ये करें, लेकिन आप जब कर रहे हैं कोई नई एक्टिविटी, कोई भी नई एक्टिविटी, तो आप अपनी उससे पहले शुगर और उसके बाद शुगर चेक कर लें और ये कहें कि मैंने क्या खाया है। अच्छा, अगर उसके करने से आपकी शुगर थोड़ी लोइश हो जाती है तो आप थोड़ा खाना ज़्यादा खा के चले जाएं, खाना ज़्यादा खा के चले जाएं। और अगर आपकी शुगर ठीक रहती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आप कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली ये होता है कि हम लोग जब भी कभी भी किसी बीमारी का शिकार होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, इसमें आपकी जो विल पावर है वो बहुत काउंट करती है। अगर आपकी विल पावर है कि आप किसी भी बीमारी को, शुगर हो या फिर आपको कोई भी और ऐसी प्रॉब्लम हो बॉडी के अंदर, जो कि आप विल रखते हो कि जी आप उसको डिफीट करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता आप उसको मुकम्मल तौर पर डिफीट नहीं भी कर पाते, तो अगर आप ये सोचते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई हम इस बीमारी के साथ साथ अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसके लिए आपको विल पावर और एक प्रॉपर रूटीन की बड़ी ज़रूरत होती है। मुनिज़ा से बात करते हैं। मुनिज़ा, क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि शुगर पेशेंट जो होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल लोगों की तरह अब नहीं रह सकते, कि जो है वो कट गई है, बाकी लोग अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो सिर्फ उसको देख सकते हैं, या फिर शुगर से वो दूर रहेंगे, या अगर कोई जॉगिंग कर रहे हैं या कोई वॉक कर रहा है, या अगर कोई पॉजिटिव जो है वो गेम खेल रहे हैं तो वो उसका हिस्सा नहीं बनते कि जी ये तो फिजिकल एक्टिविटी है। तो ज़रा आज लोगों को ये बताएं और लोगों को एडवाइस भी करें कि वो किस तरीके से अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है इस बीमारी के साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। होता ये है कि जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है या डायग्नोज हो जाती है, तो मेन थिंग ये होती है कि आप बस एक लाइफस्टाइल चेंज करने पर अपने आप को राज़ी कर ले। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है। हाँ, आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करें, बिकॉज आपकी बॉडी एक डिफरेंट बिल्कुल इंडिविजुअली आपकी है, आपकी, और आपको पता है आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, आपको पता है आपको क्या डाइट पसंद है, हाँ, आपको पता है कि आपको क्या क्या खाना है। हाँ। होता ये है कि जब हम कम खाते हैं तो हमारी शुगर कम हो जाती है और हमें कॉग्निटिव जो हमारी क्वालिटीज़ होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जब हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमको और ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या किडनी पे इशू हो जाता है। जब आप देखें कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपनी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट खुद ऑर्गेनाइज कर लें, डिसिप्लिन ले आए। आपको पता है कि मैं कम खाती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम होता है, खाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दें। एक दफ़ा 3 दफ़ा खाते हैं अब 4 दफ़ा खा लें, या 4 दफ़ा खाते हैं तो 2 दफ़ा खा लें। डिपेंड करता है कि आपने प्रोटीन प्रॉपर लेना, हाँ, आपने प्रॉपर मील लेना है जिसमें रूटीन प्रॉपर लेना है, प्रॉपर मील लेना है, आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको प्रॉपर रखना है। और अगर आप अपने आप को मेंटेन रखने के आदी हैं और उस दौरान आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं या आपको लगता है कि आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप यकीन करें कि अगर आप अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर आपके नर्व जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी बीमारी के साथ साथ अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आपकी मेंटल एक्टिविटी है, आपकी हॉबीज़ हैं, आपकी राइटिंग है, रीडिंग है, ये सब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको विल पावर चाहिए, इसके लिए आपको एक अज़्म की ज़रूरत होती है, इसके लिए वाकई आपको शायद किसी की मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपना डॉक्टर भी बहुत अच्छा रखें, अपना एडवाइज़र भी बहुत अच्छा रखें, और साथ में जो आपकी सराउंडिंग है ना वो बहुत हेल्दी रखें। शो में यहाँ वक्त है इंस्टेंट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से शुगर पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मज़े से एंजॉय कर सकते हैं और अपनी बीमारी से लड़ते हुए, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि फ़ील भी नहीं होने देते कि उनको शुगर है, जिसमें हमारे बहुत सारे एथलीट भी शामिल हैं। वसीम अकरम जो है इसकी बेहतरीन मिसाल है, और जिस तरह से उन्होंने ओवरकम किया। और इसके अलावा बहुत सारे अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, वो बड़ा मैनेज करते हैं निदा अपने शुगर लेवल्स को, वो बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि अभी हमने खाने के बाद हमारा जो है ये लेवल रहा, फिर उसके बाद जो है शुगर लेवल इस जगह पर थी। लोगों को सिर्फ अपनी
खुद की अकाउंटेबिलिटी करने की ज़रूरत है, इस सेंस में कि वो कोई बदएहतियाती तो नहीं कर रहे, या वो कोई अपने लाइफ स्टाइल के साथ किसी किस्म का मजाक तो नहीं कर रहे कि अभी उन्होंने जो है वो, जैसे मैं आपको अपने फादर की मिसाल देती हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो डायबिटिक हैं, वो प्रॉपर मेडिसिन खाते हैं, प्रॉपर सारी मेडिकेशन करते हैं, लेकिन जब हम लोग इधर उधर होते हैं तो वो फ़ौरन जाते हैं और वो शुगर जो है चीनी के डब्बे से क्रेविंग होती है ज़रूर चुपके अब्बू चीनी खाते हैं, या कोई ऐसी चीज़, चॉकलेट फ्रिज में अगर कोई ऐसी चीज़ है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो क्रेविंग है ये भी मतलब ये किस तरह से, अब आप हर टाइम तो नहीं किसी के सर पर भी खड़े हो सकते कि भाई 24 घंटे आप किसी को देख रहे, तो खुद भी जो है ना अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, क्रेविंग से कैसे दूर रहें। अच्छा, ये जो है ना अगर आप किसी के सर पे खड़े हाँ, रहेंगे ना, चाहे बच्चा है चाहे हाँ, बूढ़ा है, चाहे वो और गलत करेगा। हाँ, तो इसलिए लेट देम अलाउ हाँ, व्हाट दे वांट टू ईट, बट फिर वही बात है कि एतदाल में उनसे ये कहें कि आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, लाइक जैसे कि आम है, हाँ, आम इस सीजन में आए हुए हैं, हाँ, जो शुगर जिनकी ठीक है वो आराम से आम का जूस नहीं कह रही, आम का शेक नहीं कह रही, बट आम खा सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपनी रोटी छोड़ दें, आप उस वक्त की रोटी कम कर दें, अगर आप 2 रोटी खाते हैं 1 कर लें और हाँ, उसकी जगह 1 आम खा लें, आम खा लें। तो लेट देम अलाउ, थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। सही। अच्छा, अगर आप लिबरल नहीं होंगे हाँ, ना तो लोग बागी हो जाएंगे। अब मैं क्या है कि छुप छुप के देखती हूँ, क्योंकि मैं जब उन्हें टोकती हूँ तो उनको गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है, वो कहते हैं मुझे ये इतना सा तो मैंने खाना है, वो भी नहीं मुझे ये शुगर खाने दे रही, तो मैं छुप छुप के देख रही होती हूँ कि अच्छा अब मुझे आप अभी तो आपने मेडिसिन खाई है, अब आप ये क्या करने जा रहे हैं। तो अच्छा, समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको अफसोस भी हो रहा होता है कि आप क्यों रोक रहे हैं, लेकिन वो उनकी सेहत के लिए है, वो उनकी ज़िंदगी के लिए है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ही इज़ फिज़िकली फिट। उसमें ये होता है कि मैंने खुद उनकी जो रूटीन है, या बाकी बहुत सारे ऐसे लोगों की जो रूटीन है जो कि फ़िज़िकली फ़िट रहते हैं, अपनी विल पावर से चलते हैं, वो बड़ा अच्छा ओवरकम कर लेते हैं। अच्छा, विल पावर कैसे आएगी मैं आपको बताऊं। एक तो इंसान के अंदर अपने होती है, कुछ जो हमारे जो नॉन मेडिकल अफराद हमारे इर्द गिर्द हैं वो हमें पागल बना देते हैं। ठीक है, तो आपने ज़्यादा नहीं कहना, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना अपनी चीज़ को। मतलब जो नॉन मेडिकल हैं, एक आध आपके घर वालों को तो पता ही होता है, लेकिन पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को सब कॉन्डोलेंस के लिए फ़ोन करना शुरू कर देंगे कि इसको इंसुलिन लग रही है, इसको डायबिटीज़ हो गई है। तो काइंडली ये सब चीज़ें ना बताएं, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं कि ये अच्छा उसको हुआ था, उसकी तो किडनी फेल हो गई थी, वो तो मर गया था, वो तो ये नहीं। लाइफ इज़ कोई एक अपना, बहुत अजीब बात की निधा ने, कोई एक अपना वाकया शेयर कर देता तो सब शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो सारी चीजें मिक्स होकर ना इंसान कहता है मैं क्या करूंगा, एंजाइटी होती है। तो इसलिए काइंडली, क्योंकि जब हम कभी कार खराब होती है तो मैकेनिक के पास जाते हैं ना, हम पूरे मोहल्ले को तो नहीं बताते। तो जब हमें अगर कोई बीमारी हो गई है जो कंट्रोलेबल डिजीज है, तो हमें पूरे मोहल्ले को नहीं बताना कि ये हो गया है, जस्ट उन लोगों को जो कि आपका कुछ कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। सही। चलिए जी मुनिज़ा, आप बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आएँ, और इस जो है ना वो ख्यालात से बाहर निकलें कि वो बीमार हैं या वो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो किस तरह से बाकियों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलरेडी पीपल आर लिविंग नॉर्मल लाइफ। अब तो इतनी कॉमन डिजीज है कि एवरीवन नो कि शुगर नहीं खानी, शुगर से रिलेटेड कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाने। तो फैमिली भी अवेयर होती है कि नहीं मामा को है या बाबा को है, तो हमने फूड में ये चीज़ें प्रिपेयर नहीं करनी चाहिए। तो आपके सामने आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट अच्छी है तो आपकी जो हेल्दी गट है वो रहेगा। आपका हेल्दी गट होना चाहिए, क्योंकि आपकी शुगर ज़्यादातर रिलेट करती है विद लिवर हेल्थ, सही, मेटाबॉलिज्म के साथ। आपका हेल्दी गट उसी वक्त होगा जब आपकी डाइट अच्छी होगी, नंबर 1। नंबर 2, आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज चूज़ कर लें कि आपको सूट क्या करती है। किसी को वॉकिंग करती है, किसी को रिबाउंडिंग या जंपिंग करती है, कोई स्विमर अच्छा होता है, या कोई बस एरोबिक कर लेता है। इन सब एक्सरसाइजेज में एरोबिक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। एरोबिक अच्छी, वॉकिंग तो अच्छी है, बट एरोबिक में ये होता है कि आपके नए सेल बनते हैं। आपके पैंक्रियास को बीटा सेल चाहिए होते हैं, क्योंकि वो डीजेनरेट हो रहे होते हैं। सही। तो बीटा सेल उसी वक्त अच्छे होते हैं जब आपका लिवर सही से काम कर रहा है। तो सही, एरोबिक अच्छी करें। हाँ। और अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जहाँ आप ये आसानी से कर सकते। बिल्कुल, अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जहाँ आप आसानी से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपको अच्छा लगता है
कि आप गार्डन में बैठें, पीसफुल बैठें और कुछ पॉजिटिव सोच लें, या जो भी आप सोचना चाहते हैं या जो भी आपके दिमाग में उस वक्त चल रहा है, और आप बैठ के सुकून से अगर एक पीस ऑफ माइंड के साथ वहाँ बैठें, और अगर वो भी आप एक्टिविटी समझ के करते, रोज़ाना अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। जो भी चीज़ आपको पीस देती है, सुकून देती है, हैप्पीनेस देती है, वो चाहे कोई एक शॉर्ट क्लिप हो सकता है किसी मूवी का, समटाइम्स इट हैपेंस कि लोग न्यूज़ के बहुत शौकीन होते हैं, कुछ लोगों को अखबार पढ़ के बड़ा सुकून मिलता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आप अपनी बीमारियों के साथ, जो बीमारी है आपको, शुगर है, वट एवर यू आर हैविंग, उसके साथ साथ अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जो आप स्ट्रेस अपने ऊपर से हटाते हैं। अगर आप हर टाइम सोचें 12 घंटे आपके पास होते हैं, आपके स्लीप आवर्स 8 आवर टू 6 आवर्स, उसके बाद अगर आप 13 से 14 घंटे बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपको शुगर है, आप डायबिटिक हैं, आपने हर 2 घंटे बाद जो है वो मेडिसिन खानी है, आपने हर 4 घंटे बाद जो है वो अपनी रूटीन को कंटिन्यू करना है, तो सोचिए कि आपकी जो मेंटल हालत है वो कहाँ पर जा रही है। और दूसरा, फिर आप फिज़िकली कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते। तो बीमारी, अल्लाह ताला सबको बीमारियों से बचाए, सबको दूर रखे बीमारियों से, लेकिन बीमारी के साथ साथ अपनी मेंटल ग्रूमिंग करें, अपने दिमाग को इस बात पर लगाएं कि ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप किसी भी मुश्किल के बावजूद कर सकते हैं। डॉक्टर निदा, ऐसे कितने पेशेंट होते हैं जो आपके पास आते हैं जिनको देख के आपको हैरान कि माशाल्लाह ये जब पिछले विज़िट में आए थे तो इतने ठीक नहीं थे, लेकिन अब तो ये बड़े जो है ना वो अच्छे लग रहे हैं या बड़े मोटिवेटेड हैं। क्या चीज़ मोटिवेट करे डायबिटिक पेशेंट को कि वो बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल फील करें और वो नॉर्मली जो है वो एक्टिव रहें बाकियों की तरह? सबसे पहले तो डॉक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सही बात है, वो डॉक्टर आपकी आधी बीमारी ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो डॉक्टर का थोड़ा सा उसको जो है ना, यानी डांटना कम चाहिए, थोड़ा टाइम दे देना चाहिए और उनकी जो थोड़ी लाइफस्टाइल को थोड़ा असेस कर लेना चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप ये देख लें उनका स्लीप पैटर्न क्या है, कोई स्ट्रेस तो साथ में नहीं आ रहा, ठीक है, ब्लड प्रेशर तो अनकंट्रोल नहीं है, साथ में कोई और कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला तो नहीं है। कभी कभार आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं और वो चीज़ इसलिए अनकंट्रोल्ड हो रही होती है बिकॉज द अदर स्ट्रेस फैक्टर्स आर देयर। सही। तो हर इंसान के, हमारे पाकिस्तान में तो हर किसी के साथ लगा हुआ है, कोई डिवोर्स्ड है, किसी की नाइट ड्यूटी लगी हुई है, कोई रास्ते में बड़ा खड्डों वाले लाइट नहीं आ रहा है, किसी की लाइट नहीं है, नाश्ता बंदा कैसे करे, अच्छा इंसुलिन सही नहीं है बिकॉज फ्रिज काम नहीं कर रहा, इतने छोटे छोटे मसले होते हैं लोगों के। तो ये असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये समझ लेते हैं जैसे अब किसी को हमने इंसुलिन दे दी तो वो बेचारे वैसे ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर पॉसिबल है, अगर आप उनको ओरल मेडिकेशंस दे सकते हैं, वो बिल्कुल ही आपकी बात नहीं सुन रहे, तो मॉडिफाई, डॉक्टर को भी मॉडिफाई होना ज़रूरी है। फिर उसकी लाइफस्टाइल असेसमेंट और फिर जो उसके केयर गिवर्स हैं, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, तो कभी कभार जैसे वही लोग हैं ना कि कहते हैं कि हर चीज़ बंद कर दो, वो खिचड़ी दलिए पे ले आते हैं। तो वो जो खिचड़ी दलिए वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ख़राब है हमारे मुल्क में, कि अगर बीमार है बंदा तो बस पापे खिचड़ी दलिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे, तो वो मज़े का खाना नहीं खा सकता, तो फिर वो और ज़्यादा। अच्छा, अगर मैंने ये कहा है अक्सर जो साथ में आते हैं, क्योंकि डायबिटिक पीपल जो हैं उनके घर वालों को भी उनके हिसाब से चलना पड़ता है ना, तो अगर बोलूँगी चीनी बंद करें तो वो दोबारा आके ज़रूर पूछेंगे कि मिर्चें दे सकते हैं। अरे मिर्चों का चीनी से क्या ताल्लुक है, दे सकते हैं उनका मिर्च वाला खाना भी बंद कर देंगे, उनके खाने में नमक डालना भी बंद कर देंगे, चीनी तो वैसे ही बंद है, ठीक है, गोश्त तो वो खा ही नहीं सकते क्योंकि वो तो रेड मीट है। रेड मीट भी एक सर्टेन अमाउंट में अलाउ होता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते। तो जब इतनी सारी चीज़ें बंद कर देंगे तो वो कहेगा मेरी ज़िंदगी बंद हो जाए। सही बात। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। हम उसको क्या समझाएंगे, पहले डॉक्टर एंड द केयर गिवर्स एंड देन द पेशेंट। इसमें जो डिफरेंस है ना, हम जो बात कर रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत सिवियर लेवल पर नहीं है, जिनका एक होता है ना कि बिल्कुल इंतहाई निगहदाश्त या सख्त किस्म की मॉनिटरिंग हो रही हो उनकी, और वो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी पे हों शुगर में, और वो बहुत ज़्यादा डायबिटिक हों जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी जो है वो बॉडी फंक्शंस मुतासिर हो रहे हों, किडनी के ऊपर असर पड़ रहा हो, आंखों के ऊपर असर पड़ रहा हो, या बाकी जो है वो चीज़ों के ऊपर असर पड़ रहा हो। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, दे आर हैविंग शुगर लेवल्स अप एंड डाउन, यू नो, जिनकी शुगर इस तरह से होती है कि वो ठीक है अगर हो गई है तो अब उनके साथ है, लेकिन वो उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग नहीं था, ये भी ना होना कि वो बिल्कुल सिवियर पेशेंट्स के साथ भी उसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दें। सो हम उन लोगों के बारे में बात करें जो बहुत सिवियरिटी पे नहीं है,
जो बहुत सीरियस कंडीशन पे अब नहीं जैसे है। कि प्री डायबिटीज है, जी। किसी को बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, वो आराम से रिवर्सिबल है। हाँ। अगर आप जरूरी नहीं होता उसमें कि आप दवा भी दें, दवा भी नहीं। अगर वो आप खुद ही अपनी रूटीन वैसे से ही manage कर लाइफस्टाइल सकते से हैं। उसको हाँ, बेहतर कर सही। सकते हैं, हम उसको टाइम देते हैं, रीअश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ठीक हो सकती है, पीछे जा बॉर्डर सकती लाइन है। क्या थी? 110 और 110 बॉर्डर लाइन जो है ना, अगर फास्टिंग 100 से ऊपर हो तो प्री डायबिटीज शुरू हो जाती है, Pre-diabetes ठीक है, शुरू हो और जाती अगर है, right। 126 से ऊपर है तो डायबिटिक हो गए, ठीक है। Diabetic अब हो गए। इसमें भी बहुत सारे फास्टिंग अलग, रैंडम अलग, HbA1c अलग है ना, सही। तो ये है कि पहले रीअश्योरेंस की आप ठीक हो सकते हैं, आप आप ठीक हो वापस सकते हैं। 2-4 किलो आप वजन कम कर लें, ठीक है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें, थोड़ा सा रिफाइंड कार्ब्स जो है ना, रिफाइंड का मतलब है कि चीनी, अच्छा ये भी है कि अगर चीनी बंद करो तो ब्राउन शुगर ठकाठक शुरू हो जाती है। मतलब शुगर इज हर शुगर, जोड़ का तोड़ निकाला हुआ है तोड़ लोगों ने। निकाला हुआ है। हाँ, तो सही। अगर व्हाइट शुगर नहीं खानी तो ब्राउन शुगर भी Brown नहीं खानी, sugar, क्योंकि हाँ। शुगर इज शुगर। शुगर इज शुगर। हाँ, हाँ, सही। रोटी चावल आम आप जो भी है अपना खाना खा खाएं, सकते बट हैं, चीनी हाँ। को कम से कम कर दें। सही। तो ये है, तो लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और अगर जिसको शुरुआती शुगर है वो भी एक आध गोली से आराम से, कभी कभार वो एक गोली भी बंद हो जाती है। अच्छा। और उसको भी ये नहीं है कि सर पे सवार करना है कि आपने रोजाना अपनी चेक करनी है, अपने आप को पेन देना है। हाँ। हफ्ते में 2-3 दफा भी आप चेक कर लेंगे, और अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है तो इट्स ओके, इट्स सही। ओके कि आप सारी रूटीन एक्टिविटी करें। बिल्कुल। अब डॉक्टर को 3 से 4 माह पे दिखा दें, दैट्स इट। हर 3 मंथ्स में चेकअप करवा हाँ, लें तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर को दिखा लें, डॉक्टर से पूछ लें कि आप ज़्यादातर सजेस्ट करती हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ कि भई आपने आउटिंग भी करनी है, बाहर भी जाना है। और एग्जैक्टली, फिजिकल एक्टिविटी जो एक आम आदमी और डायबिटिक को एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक, अगर 7 डेज कर ले तो अच्छी बात है, अच्छा। बट 5 डेज अ वीक 30 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें वॉकिंग भी आ गई, स्विमिंग भी आ गई, रनिंग आ गई, जॉगिंग आ गई, या कोई भी एरोबिक टाइप की जो हाँ, एक्सरसाइजेज हाँ। होती हैं। एनएरोबिक एक्सरसाइज आप डॉक्टर से पूछे बगैर ना करें, क्योंकि कभी कभार जब आपकी शुगर्स हाई होती है ना, तो सबसे पहले, अब आप पहली दफ़ा डॉक्टर के विजिट पे आए और उसने कहा आप एक्सरसाइज करें, आपने फ़ौरन जाके जिम ज्वाइन कर लिया और वहाँ वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी, इट्स कॉल्ड एनएरोबिक एक्सरसाइज। एनएरोबिक एक्सरसाइज कभी कभार आपकी शुगर बढ़ाती है, हाँ। ठीक है, क्योंकि उसमें मसल भी आपका इन्वॉल्व हो रहा होता है, और मसल टेंशन आ रही होती है, शुगर रिलीज हो रही होती है, तो इनिशियली कभी कभार आपकी शुगर बढ़ा देती है, बढ़ा देती है। और फिर वो आगे जाके फिर आप उसको सेटल होते हैं। तो सबसे पहले आप एरोबिक एक्सरसाइज से शुरू करें, फिर थोड़े थोड़े वेट्स डालें, हफ्ते में 2 दिन 1 दिन, फिर उसको बढ़ाएं बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और ये सबके लिए है, ये एक बंदे के लिए नहीं, लेकिन डायबिटिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाके फौरन ना 5-5 10-10 kg के वेट ना उठाना शुरू कर दें। दिस इज वेरी। चले जी, बहुत शुक्रिया मुनिज़ा हमारे शो पर आई, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो है वो निदा शकील यहाँ पर मौजूद थी। और आज हमने बात की है कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो किस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं, किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग शुगर। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, अच्छा खाना भी खा सकते हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, और हर 3 मंथ्स में अपना चेकअप भी करवाते रहें और शुगर लेवल भी चेक करते रहें, तो आपको फ़ील होगा कि आप बाकी लोगों की तरह नॉर्मल हैं और आप अपनी लाइफ जो है वो हेल्दी गुजार सकते हैं। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं हम बुक रीडिंग की, कि रीडिंग करना कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि रीडर्स आर लीडर्स, ये बड़ी मशहूर कहावत है। लेकिन क्या लोग किताबें पढ़ते हैं वाकई? क्या अब भी ये कल्चर है कि बहुत सारी बुक्स आपके सामने रखी हों और आप 1 बाय 1 करके उनको पढ़ना चाहें? और इनका कितना फ़ायदा है? क्योंकि यूजुअली अब किसी से अगर आप पूछें कि आप बुक रीडिंग करते हैं तो वो ये कहते हैं नहीं, टाइम नहीं है, और फिर सब चीज़ें हमें गूगल पर मिल जाती हैं, हम इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं। तो किताबें पढ़ने वाले और किताबों की अहमियत इससे कम नहीं हो जाती, बल्कि इससे वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जो कि इनकी अहमियत से महरूम हो जाते हैं, जिनको बुक रीडिंग की आदत नहीं होती। और ये जो बुक रीडिंग है, अगर आपने ये स्टार्ट की और उसके बाद आपको लगा कि वाकई ये किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, तो यकीन करें आपने दिन में आधा घंटा 1 घंटा, जैसे सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे आप बुक रीडिंग ज़रूर करेंगे। तो आज हम इसकी अहमियत पर बात करेंगे कि जो किताबें पढ़ते हैं उनके अंदर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, वो क्यों दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब आप ChatGPT, AI और इस टेक्नोलॉजी के फास्ट तरीन दौर से गुजर रहे हैं, जब आप जो सोचते हैं
थोड़ी देर में वो आप लिखते हैं और आपके सामने गूगल या चैट जीपीटी पे उसका आंसर आ जाता है। उसके बावजूद किताबों की कितनी अहमियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट हैं नादिया आसिम, और उनके साथ मौजूद हैं सर शेख मोहम्मद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं सर? आपसे स्टार्ट करते हैं, किताबों की कितनी अहमियत है और लोग क्यों अब ये किताबों से दूर भाग रहे हैं? देखिए, किताबों की तो बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे आइंस्टाइन का एक कॉल है कि आई अपीयर टू बी जाइंट बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जाइंट, कि मैं आपको इतना बड़ा जाइंट नज़र आता हूँ तो इसलिए नहीं कि बेसिकली मैं जो पहले हम मेरे से जाइंट गुजरे हैं, जिनका एक्सपीरियंस और जिनकी चीज़ें लेके मैंने उसको आगे बढ़ाया है, मैं उनके कंधे पे खड़ा हूँ, इसलिए आपको मैं बड़ा नज़र आता हूँ। तो ये किताबें ही हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, क्योंकि हर एज के अंदर लोग आते हैं और चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी रिसर्च हैं, उनकी तहकीक हैं, उनके मकाले हैं, वो उनकी बुक्स में रह जाते हैं और वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे लोग एक फाउंडेशन के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, एक जंप ऑफ पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उससे आगे मूव करते हैं। लेकिन अब जो किताबों का थोड़ा सा जो मामला है, उसमें मैं ये कहूँगा कि अब देखिए डिजिटाइजेशन का दौर है, डिजिटल दौर है। आपने देखा है कि किताबें, आप किसी बुक स्टोर में चले जाएं, आप कोई टॉपिक बोलें, ख़ास तौर पे मजहबी बोल दें या कोई भी, आप देखेंगे उधर मिलियंस ऑफ बुक्स होंगे उसके ऊपर। सही। आप कहेंगे यार मैं कौन सी पढ़ूँगी इसमें, ठीक है। अब यही सेम इसी तरह से हर बंदा उठ के तो किताब लिख देता। सही। चाहे वो सेहत के बारे में हो, चाहे वो दीन के बारे में हो, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में। साइंस के ऊपर तो ठीक है, काफ़ी स्पेसिफिक किस्म की बुक्स होती हैं, लेकिन जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बेशुमार बुक्स मिल जाएंगी। बेशुमार बुक्स मिल जाएंगी। कोई कुछ भी लेके तो मार्केटिंग पे होगा, वो कोई भी मंजन बेच रहा होगा, वो उसके मुताबिक लिख देगा। सही। ठीक है। हाँ, कुछ लोग जैसे बड़े गुजरे हैं, कॉटलर वगैरह, जो अपने अपनी फील्ड के जो स्पेसिफिक रहे हैं उनमें वो ठीक माहिर थे, बिल्कुल। हाँ, अब दौर आ गया है डिजिटाइजेशन का। सही। अब ये जो बुक्स हम कर रहे हैं, हमें ये चाहिए कि ये बुक्स डिजिटल फॉर्मेट में लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल। सही। सोशल मीडिया के ऊपर जो आजकल की कौम है या आजकल की जो जनरेशन है, जैसे आप लोगों की, उनके पास सारा मसला है पॉसिटी ऑफ टाइम, यानी उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है। जी। वो पहले तो देखते हैं कि उस क्लिप के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर कितनी देर का है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। अगर कोई कंपल्जन है कि इसको पढ़ना ही है तो फिर तो ठीक है, आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे। अदरवाइज यू वुड लाइक टू सर्च कि ऐसे आपको चीज़ें मिल जाएं जो कम टाइम में आपको कम नॉलेज दे दें। ठीक है। एक तो सबसे बड़ा मसला वही है कि जो बुक्स में भी है कि बेशुमार क्लिप्स है, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फिल्टर आउट दी स्पेसिफिक वन। अब आप उसको सुनते कहते हैं यार मैंने ऐसी टाइम ज़ाया कर दिया, इसको 10 मिनट का, हाँ, 1 घंटा पढ़ने के बाद मुझे उसके पता बाद चला सर्च में कुछ नहीं तो था। सम टाइम आपको वो जो काम की जो आपकी क्रैक्स है, ये एक्सट्रैक्ट है, ये व्हिच यू वांट टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट, वो आपको चंद क्लिप्स देखने के बाद फिर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, एंड स्टार्ट फिल्टरिंग आउट। सही। तो अब बुक्स का भी दौर यही है सही। कि अब बुक्स को डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, इररेलेवेंट डिटेल्स उसमें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह क्लिप्स में भी है कि अभी वो स्टार्ट करता है, पहले तो बड़ा म्यूजिक दिखाता है, उसके बाद वो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्मा बाद, और उसके बाद वो कहता है मेरा नाम ये है और मेरा जो ये क्लिप है, और अब आप उसको देख के सब्सक्राइब। अब बंदा कहता है यार जल्दी से मुझे जो क्रक्स मिले जिसके लिए मैंने खोला है, ये 7 मिनट का क्लिप है, तो 4 मिनट तो उसने निकाल दिए खुद अपने उसके ऊपर। ठीक है। तो 1 मिनट या आधा मिनट पहले उसके ऊपर एक ऐड चला जिसको मैंने स्किप किया होता है 13 उसके बाद सेकंड्स के बाद। तो इस वक्त दौर टाइम का है, सारी फाइट टाइम की है, बिकॉज हम इस टाइम के अंदर कैद हैं। तो ये जो बुक्स लिखने वाले भी हैं, जो पुराने जो ओल्ड विंटेज के लोग हैं हमारे दौर के, या हमसे भी जो सीनियर्स हैं, दे मस्ट रियलाइज ना हो कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको टाइम का कंस्ट्रेंट है। सर पता है क्या, एक आजकल जो एक बॉदर करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा इसको बर्डन बना लेते हैं। अब जैसे आपने कहा कि बुक्स को PDF की सूरत में या सोशल मीडिया पर भी होना चाहिए, और रेलेवेंट बुक्स जो हैं जो टॉपिक से रिलेटेड होती हैं वो लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई ये जो है करेक्ट बुक्स हैं, इनके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। जब भी आप किसी को ये भी कह देना कि अच्छा सोशल मीडिया से, मैं अपनी मिसाल ले लूँ, अगर मुझे कोई कहे जी फला बुक आप जो है वो PDF की सूरत में कहीं से सर्च कर लें, या आप इंटरनेट पे देख लें, या आप जो है इसको आसानी से ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो यकीन करें मेरी जो चॉइस होगी पहली वो ये होगी कि अच्छा मैं देख लेती हूँ कोई और रिसर्च इससे रेलिवेंट हो, ताकि वो मुझे जल्दी से जो है वो समझ आ जाए, मुझे बात पता लग जाए। बुक से जो कॉन्सेप्ट जाता है वो ये जाता है कि पता नहीं कितने सारे उसके पेजेस हैं, पता नहीं वो पहले स्टार्ट होगी फिर वो एंड होगी, बट समहाउ आई बिलीव ऑन दैट कि मैंने खुद 2-3 बुक्स जो हैं जब पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे ये आइडिया हुआ कि इससे आपकी ब्रेन बिल्डिंग होती है।
और आपकी पर्सनैलिटी में जो आप कहते हैं ना कि डिफरेंस आता है, तो वाकई एक डिफरेंस आता है जब आप बुक रीडिंग कर रहे होते हैं। मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप इससे कितना अग्री करती हैं कि बुक चाहे आप सोशल मीडिया से पढ़ रहे हों या हाथ में लेके ख़रीद के जो है बुक पढ़ रहे हों, कितना डिफरेंस होता है पर्सनैलिटी में, बोलने में, सोचने में, समझने में जब आप बुक पढ़ना शुरू करते हैं? देखें, बुक रीडिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी। सही। आप जब किताब कोई पढ़ना शुरू करते हैं तो उस किताब से न सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, बल्कि आपको किताब से उनसियत भी हो जाती है। जैसे मैंने जो मेरी फेवरेट बुक्स हैं आज भी मेरे शेल्फ में रखी होती हैं। मैं जब बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ, कुछ होती हूँ, अपनी 5-5 दफ़ा की पढ़ी हुई किताबें भी निकालती हूँ और पढ़ती हूँ, तो एक रिश्ता उस्तवार हो जाता है। और दूसरा, जब आप किताब पढ़ते हैं ना तो पूरी तरह फोकस्ड होते हैं। जब आप नेट पे पढ़ते हैं तो आप की डाइवर्ट होती है अटेंशन, कभी कोई ऐड आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। चलें आप उसको अगर डाउनलोड भी कर लें तो भी उसमें आपका स्पैन जो है आजकल के बच्चों का इतना है नहीं ना, जैसे भी आपके दूसरे गेस्ट साहब ने फरमाया को हर चीज इतनी टाइम देना नहीं चाहते, वो बिल्कुल, कंसंट्रेट ही उतना नहीं कर पाता। जैसे मैं जब पीएचडी करी थी, आज से 10-12 साल पुरानी बात है, तो मैं कराची की जितनी लाइब्रेरीज हैं तकरीबन सभी मैंने छान मारी थी। और बुक्स जब पढ़ने का रिवाज था 2012-11 की बात है ये, तो उस वक्त मैं हर किताब पढ़ती थी। तो एक किताब पढ़ते हुए यही नहीं कि जो मुझे चाहिए मैं वही पढ़ रही हूँ, मैं और भी 10-12 किताबों से रेफरेंस की उसमें मज़ीद चीज़ें भी पढ़ लेती थी। इस तरह मेरी मालूमात में इजाफा होता था। तो बात दरअसल ये है कि किताब पढ़ने से न सिर्फ नॉलेज में इजाफा होता है, बल्कि आपका एक विजुअलाइजेशन भी आपकी होती है। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप दिमाग में उसको एक विजुअलाइज भी करते हैं ना, तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो किताब पढ़ने से बढ़ती है, वैसे उससे नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको एक ही टॉपिक पे नहीं वो चाहिए होता, उसके साथ उसकी दूसरी चीजें भी हो रही होती हैं, पस मंजर, कॉन्टेक्स्ट होता है, रेफरेंसेस मिलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो चीज़ चाहिए वहीं पे गए, हमारा कोई उसके साथ एक रिलेशन भी नहीं बनता, उठाया उधर पेस्ट कर दिया, जो काम की चीज़ें थी वो ली। तो इस तरह से अब आप देखें ना कि आप हर जगह पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कि हम जब टीवी पे ड्रामे देखते हैं तो कंटेंट इतना स्ट्रांग नहीं लगता। आप शोज देखें, बस सरसरी सी बातें हो गई, जैसे वो कहा है ना, सरसरी से तुम जहां से गुजरे वरना हर जाए एक जहाने दीगर था। तो मतलब ये कि आप सुपरफिशियली चीज़ों को देखते हैं तो आपके अंदर वो डेप्थ, गहराई और गिराई नहीं शामिल हो पाती, आपकी बहुत ही सतही सी पर्सनालिटी निकल के आती है। जो बुक रीडर्स होते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट के रीडर्स आर द लीडर्स। तो हम लीडर्स भी नहीं पैदा कर पा रहे। जो पहले के लीडर्स थे ना वो वेल रेड थे। एक बहुत मशहूर अदीब का मकूला है ना कि कोई ज़हीन आदमी को देखो तो सबसे पहले उससे ये पूछो कि उसने कितनी किताबें पढ़ी, या एक ज़हीन बच्चा 1 मिनट में 40 सवालात पूछ लेता। सही। तो वो जाहिर है कि तो वो टाइम पढ़ने से ब्रॉडन होता है। स्टूडेंट्स अपने कोर्स की किताबें पूरी नहीं पढ़ते, उनको ये नहीं पता होता कि भाई चैप्टर्स जो है वो कितने हैं और लास्ट वाले चैप्टर पे क्या है। तो बुक रीडिंग जो है एक अच्छा मशगला भी है, एक अच्छी हैबिट भी है और ये आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा इम्प्रूव करती है। इस बारे में करेंगे बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक। तो बात हो रही है बुक रीडिंग के ऊपर और हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन फारूकी भी मौजूद हैं और सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से अभी मैम से भी बात हो रही थी कि बुक रीडिंग जो है वो कितनी अच्छी हॉबी है, वहीं ये बताएं कि आज के इस दौर में जब सबके पास टाइम शॉर्ट है तो बुक रीडिंग को कैसे मैनेज करें स्टूडेंट्स या कोई भी शख्स जो कि बुक रीडिंग करना चाहता है, वो कैसे टाइम मैनेज करे और कौन सी बुक्स जो हैं वो चूज़ करें? देखिए, एक तो मैडम ने बहुत अच्छी बात की, उनका एक वर्ड बहुत अच्छा कीवर्ड इन्होंने यूज़ किया। उन्होंने कहा कि बुक फोकस कराती है। बुक जब आप पढ़ते हैं तो आप फोकस होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, हमने भी अपने ज़माने में बुक्स ही पढ़े, हमारे ज़माने में तो ये डिजिटल भी था। लेकिन मैं बताने का मकसद ये कि जो नई जनरेशन है मैं तो उसकी बात करता हूँ, वो बुक्स नहीं पढ़ेगी, आप जो मर्जी कर लें। ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, मसला ये है कि बहुत अच्छी बात की कि फोकस होता है उससे। लेकिन बुक्स जैसा आपने कहा कि कौन सी पढ़े, देखिए हर बंदे की एक फील्ड होती है, एक स्पेसिफिक फील्ड होती है। उस फील्ड के अंदर उसको एक्सेल करना चाहिए। वो मल्टीपल फील्ड्स के अंदर नहीं जा सकता, उसको एक स्पेसिफिक फील्ड जो उसने चूज़ की उसकी तो बुक्स उसको पढ़ना पड़ेंगे, वेदर इज़ नॉर्मल पेपर के ऊपर है या डिजिटाइज फॉर्म में, व्हाट्सएवर ही हैज़ टू। और जाहिर है कि इस वक्त का जो दौर है ये एक बीच का बफर टाइप टाइम है। इसमें तो जैसे ईवी व्हीकल्स भी आ रही हैं और पेट्रोल भी आ रही हैं, तो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ दोनों चलेंगी, हाइब्रिड भी चलेंगी बीच में। तो इस वक्त बुक्स फोकस करने के लिए उसको अपनी पेपर वाली बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो उसकी स्पेसिफिक फील्ड की हो। ठीक है,
लेकिन इररेलेवेंट फील्ड्स की अगर वो बुक्स पढ़ने बैठ गए, जैसे मैंने कहा है कि जनाब हम जब छोटे थे तो बायोग्राफीज ही पढ़ लेते थे यार, पता होता था कि यार एक दो बायोग्राफीज हैं किसी शख्स की ने लिख दी, चलो उसमें तफरी भी आ जाती है, उसमें बहुत सारा एलिमेंट होता है, उसे बता रहा है वो पहाड़ पे भी चढ़ रहा है तो वो जंगल में भी। अब बेशुमार बायोग्राफीज पढ़ते रहूँ, आप मुझे बताइए इस वक्त टाइम नहीं है बच्चे के पास, स्टूडेंट्स ऑलरेडी कमिटेड है, इतना स्किल्ड दौर आ चुका है, प्रोफेशनलिज्म आ चुका है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। तो उस दौर के अंदर आप इस चीज़ों को रेकमेंड नहीं कर सकते। आप कुछ वन हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, चाहे बुक्स रीडिंग कर रहा है पेपर की, हाँ अपनी फील्ड की उसको पढ़ना पड़ेगी, बिकॉज जैसे मैडम ने कहा कि उसमें फोकस होता है, उसमें नॉलेज बेस उसको बहुत इन डेप्थ चाहिए होती, लेकिन इन डेप्थ के चक्कर में हर बुक पढ़ने का अब दौर नहीं है। हम तो हमारे ज़माने में तो कहानियों की भी किताबें होती थी, ठीक है, इमरान सीरीज़ होती है, पता नहीं क्या क्या पढ़ते थे, इतनी बुक्स पढ़ते थे। जैसे ये बात कर रही हैं तो मैं वो ज़माना ऐसा था कि बुक्स ही बुक्स पढ़ते थे सिर्फ, ठीक है, हर चीज़ की बुक्स है। नीलाम घर आ रहा है तो नीलाम घर की बुक्स पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज की पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होते थे जी, दुनिया की कुंजी है ये। लेकिन अब दौर ऐसा नहीं है, दौर अब स्पेसिफिक हो गया है, सर्टिफिकेशन का दौर है, यू विल हैव टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर फील्ड, और उस फील्ड में आपने एक्सेल करना है। हाँ ठीक है, उसके साथ आप एक दो फील्ड अपने साइड लाइन पे जरूर रख सकते हैं, बट वो उनको एज ए सेकेंडरी करेंगे, बट प्राइमरी फोकस। एज ए हॉबी आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि अगर उनको लाइफ में एक बुक अच्छी पढ़नी हो तो कौन सी बुक हो सकती है जो वो पढ़ें? और सबसे अच्छी तो कुरान पाक है, मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें कहते हैं कि जी वो बगैर किसी मुफ्ती के आप उसका तर्जुमा नहीं पढ़े, अजीब सी बात करते हैं भाई। आप अल्लाह ने वहाँ पे जो अरब के बद्दू थे उधर उतारी है, उसको तो पहले पढ़े ना, ठीक है। तो मेरे घर में भी बच्चे बस वो अरबी में पढ़ते रहते हैं, अरबी में उसको रटते रहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ, हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक दफ़ा इनको इसी कारी से मैं पैसे देता हूँ, इसी कारी से इनको आप तर्जुमा ही पढ़ा दो भाई, एहसान होगा। असल कुरान तो वो पढ़ेंगे जब वो तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, अभी तो वो एक गैर मुल्की ज़बान के अंदर, अरबी ज़बान एक दूसरे मुल्क की ज़बान है, ठीक है, अल्लाह ताला की पसंदीदा लैंग्वेज है, उसमें भी पढ़ें, बट जब तक ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो कैसे उसको समझ सकते हैं? क्योंकि बुक्स जो होती हैं, किताबें जो होती हैं ना, वो आपका विजन खोलती हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आप जो है वो कौन सी पढ़ सकते हैं एज हॉबी, या लाइफ में होता है ना कि भाई एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि बुक रीडिंग क्या है? एक्चुअली टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट और चाइल्ड जो पढ़ना चाह रहा है। हाँ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसको किसी का अगर एप्टीट्यूड वो है ही नहीं साइंस का, मैं उससे कह दूँ कि तुम लिटरेचर की किताब पढ़ो तो ज्यादती हो जाएगी चाइल्ड के साथ। लेकिन आप देखें आपका एप्टीट्यूड किस तरफ है। बच्चों का अक्सर एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहता है, कोई मरीन साइंसेस में जाना चाहता है, कि हर एक को ये आप दोजों का वो जब से वो हुआ है, तो हमारे घर में तो ये होता है कि बहुत से बच्चों को एस्ट्रोनॉट और ये वो कोई डायनासोर्स के बारे में पढ़ना चाहता है। और जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो जाहिर है कि आपका कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है किसी भी फील्ड में आप जिसमें पढ़ रहे होते हैं, उसी फील्ड के बेस्ट बुक्स आप लेके पढ़ें। बेस्ट सेलर्स बुक्स जो होती हैं दुनिया की 10 बेस्ट सेलर्स बुक्स की लिस्ट निकालें, उसमें से जो बेस्ट लगी आपको वो पढ़ें। लेकिन मैं एक छोटा सा इख्तिलाफ करूंगी सर से कि उन्होंने कहा कि ना टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं, उनकी बहुत डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है उनको, वो सरसरी नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ते। जब जो सीए करते हैं, आपने देखा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट की और उसकी सब कितनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, एमबीबीएस वाले भी बड़ा पढ़ रहे होते हैं भाई, जाहिर है उनको तो कितनी डिटेल में पढ़ना होता है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि हम हर चीज़ को ही ना बिल्कुल ही एक कॉम्पैक्ट में और सेकंडों में गुजार के पढ़ लें। आपको कहीं ना कहीं तो टाइम देना पड़ता है। और आप देखें कि अभी भी वही मुल्क तरक्की याफ्ता है जहाँ पे लोग अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं। रिसर्च जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च बगैर पढ़े तो हो ही नहीं सकती। तो आप जब तक चीज़ों में उसकी डिटेल में उसकी डेप्थ में जाके नहीं पढ़ेंगे ना, बुक रीडिंग सबसे बेस्ट वो है कि जो आप देखें साइंटिस्ट हो जो भी हो, ये बहुत ज़्यादा वेल रेड होते हैं, उनको हर तरह की नॉलेज चाहिए होती है, तो फिर वो सरसरी पढ़ने से तो नहीं आएगी। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सर, कॉपी पेस्ट के इस टाइम पर जब हर कोई इसी दौड़ में लगा हुआ है कि शॉर्ट नॉलेज मिल जाए, बस जितनी काम की नॉलेज है बस उतना मिल जाए जितना हमारा काम है, इसमें लोग अपनी पर्सनैलिटी कब बनाएंगे, लोग अपने अंदर एतमाद कब पैदा करेंगे? क्योंकि आप अगर कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता, तो बैकग्राउंड पता करने के लिए चाहे आप नेट पे सर्च करें, सोशल मीडिया सर्च करें, या किताब सर्च करें या किताब पढ़ें, टाइम कंज्यूमिंग तो है। तो पर्सनैलिटी को बनाने के लिए कितना ज़रूरी है रीडिंग? देखिए, मैंने कहा ना कि आजकल का जो बच्चा है ना, मैं बात कर रहा हूँ नई जनरेशन की, मैडम बात करी, मैंने यही कहा था कि जो स्पेसिफिक स्टडीज़ है, अगर मेडिकल पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो उसको वो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी पेपर वाली, इन डेप्थ पढ़नी पड़ेंगी, मैंने ये वर्ड यूज़ किया। जहाँ तक बात है, देखिए नई जनरेशन की, नई जनरेशन के पास इतना
टाइम अभी नहीं है। जहाँ सही। तक पर्सनैलिटी बनाने की बात है, आज की जनरेशन की पर्सनैलिटी ज़्यादातर मेरे हिसाब से, जी। मैं क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जाता जी, हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती सही। है। मुझे दोस्त यार बोलते हैं कि यार बच्चे बड़े ख़राब हो गए हैं, आजकल का दौर बड़ा ख़राब हो, लेकिन जब मैं उन्हें देखता हूँ मैं कहता हूँ यार ये हमारे दौर से कितने अच्छे बच्चे हैं, हाँ, ये कितने ब्रिलियंट हैं, ठीक है। हाँ, उसमें बहुत से हैं जिन्होंने कैरियर भी मिस किया होता है, लेकिन समहाउ द अदर उनका थ्रेशोल्ड हमारे ज़माने के जो कामयाब लोग हैं उनसे भी ज़्यादा होता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। सही। तो ये जो आप बात कर रही है कि बच्चों का एतमाद, आजकल तो 90% बच्चों का एतमाद पहले ही बना होता है, बिकॉज वो हमारी तरह के उस तरह से लेवल से अप ब्रिंगिंग उनके नहीं हुई होती, उनका एक लेवल पहले ही है। अब आप एतमाद की बात, तो क्लासों में अगर आप जाएं तो आपको एतमाद की फुकदान नहीं मिलता, हर बच्चा कॉन्फिडेंट मिलता है, हर बच्चा कैन कम टू द रोस्टम, हर बच्चा कैन टॉक ऑन मल्टीपल सब्जेक्ट। आप उसे कोई भी सब्जेक्ट दे दें, वो उसके ऊपर नॉलेज बेस्ड लाके और वो चीज़ों को कर सकता है। वो AI पे चला जाता है, वहाँ से क्वेश्चन आंसर लेता है, लेटर ड्राफ्ट करता है। तो आजकल के बच्चे का ये मसला नहीं है। हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट नंबर 1 पे होनी चाहिए, दीन के बाद सेकंड नंबर पे पर्सनल डेवलपमेंट है। जो अब पर्सनल डेवलपमेंट में यही है कि उसे दुनिया की नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी, ही शुड बी एबल टू इंटरेक्ट बेटर। उसका एक जो शऊर का लेवल होगा वो जितना बेहतर होता बाकियों जाएगा, से बेहतर होगा। सही। तो वो ऑटोमेटिकली, जिसे आप कहती हैं कि एतमाद, पर्सनालिटी, वो ऑटोमेटिकली उसकी निकल के सामने आएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पर आए और मैम भी हमारे शो पर आई। तो आज हमने जो बातें की उसका मकसद यही होता है कि आपको अवेयरनेस हो कि आज के इस फास्ट तरीन दौर में जो है वो किस तरीके से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, पर्सनैलिटी को बना सकते हैं। तो आज का शो कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। शो का टाइम एंड अप हो गया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।